हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यू लर्न 10th में। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1 जो कि है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे तरीक़ा से समझेंगे। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, ये जो है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और ये साइंस का भी पहला चैप्टर है। ठीक, तो चलिए आज इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में जो सब टॉपिक है वो हमें पढ़ना है। तो ये है पहला रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को जानने से पहले हमें रासायनिक परिवर्तन पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे अभिकारक क्या होता है और प्रतिफल क्या होता है। फिर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण देखेंगे। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया होते रहते हैं और वही रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग उदाहरण देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता, यानी इसके क्या लक्षण है, ठीक ना, उसके बारे में जानेंगे। जिसमें कि सबसे पहला है गैस की उत्पत्ति। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें गैस का उत्पत्ति होता है। उसके बाद दूसरा नंबर है अवक्षेप का बनना, प्रेसिपिटेट। ये जो है एक जल में अघुलनशील पदार्थ होता है, एक या ठोस पदार्थ होता है जो जल में नहीं घुलता है, इसे हम लोग अवक्षेप कहते हैं। ठीक, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन होता है। उसके बाद है तापमान में बदलाव और अवस्था में बदलाव। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में तापमान में बदलाव होगा, किसी में तापमान बढ़ जाएगा, किसी में तापमान घट जाएगा। अवस्था में बदलाव, किसी में सॉलिड रहेगा, किसी में लिक्विड रहेगा, किसी में गैस रहेगा। तो ये अवस्था जो है इसमें बदलेगा। इसके बाद जब हम रासायनिक अभिक्रिया को समझ लेंगे तब इसी रासायनिक अभिक्रिया को थोड़ा और सुविधाजनक बनाने के लिए इसे हम लोग रासायनिक समीकरण में बदल देते हैं। फिर हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम, कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। कुछ रासायनिक समीकरण लिखने पे वो जो है संतुलित समीकरण होते हैं, कुछ रासायनिक समीकरण लिखने पे वो असंतुलित होते हैं। जब हम को मिलेगा असंतुलित समीकरण तो हमें इसका विधि भी जानना पड़ेगा कि असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे बनाते हैं, असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे बनाते हैं। उसके बाद है समीकरण को अधिक महत्वपूर्ण बनाना। जो समीकरण हम लोग लिखेंगे, जैसे ये हमारे पास हो गया H2 प्लस Cl2 और ये मिल जाएगा, बनेगा HCl। तो यहाँ पर इस समीकरण को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में, रासायनिक समीकरण को अधिक महत्वपूर्ण बनाना। इसके बाद जो है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जो है सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया, सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, फिर है वियोजन अभिक्रिया और उसके बाद है एकल विस्थापन अभिक्रिया और उसके बाद उभय विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग सिर्फ केवल और केवल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। उसी तरह उभय विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग द्वि विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक अवक्षेपन अभिक्रिया होता है प्रकार, इसी उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदासीनीकरण अभिक्रिया भी होता है उदाहरण। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपकरण। ऑक्सीकरण और अपकरण इस दोनों को मिला देने पे बनता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बनता है बताइए? रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और उसके बाद हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। फिर हम लोग देखेंगे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अपकरण के प्रभाव। ये जो ऑक्सीकरण है, ये ऑक्सीकरण और ये जो अपकरण, इसका दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वैसा भोजन जिसमें तेल होता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीकरण के कारण दुर्गंधित हो जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण, जैसे लोहे में जंग लगना, ये सब संक्षारण होता है। इसी टॉपिक के बाद हम लोग कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे दहन। दहन भी जो है क्या है, वो रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये सब टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग इस चैप्टर को अच्छे तरह से ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद इसके बाद कम से कम हम लोग 100 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद हम लोग जो है इसी चैप्टर से जुड़े हुए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ये भी देखेंगे। उसके बाद इस चैप्टर से बनने वाले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक, जो कि क्या है बताइए, रासायनिक परिवर्तन और उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन दोस्तों रासायनिक समीकरण, देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए, रासायनिक
अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। जब रासायनिक अभिक्रिया हम लोग समझ जाएंगे तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हमें कुछ बात और जानना पड़ेगा। जैसे क्या जानना पड़ेगा? जानना पड़ेगा हमें रासायनिक परिवर्तन। किसके बारे में जानना पड़ेगा? रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानना पड़ेगा। अब क्योंकि हम लोग रासायनिक परिवर्तन जानेंगे तो रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ यदि हम लोग भौतिक परिवर्तन भी जान लेते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और कुछ और भी परिवर्तन होते हैं जो कि भौतिक परिवर्तन होते हैं। इस दोनों को समझेंगे। यानी आज का जो ये लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे भौतिक परिवर्तन, उसके बाद हम लोग देख लेंगे रासायनिक परिवर्तन और तीसरा टॉपिक जो है हम लोग देख लेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है ये है हमारे पास भौतिक परिवर्तन। क्या है बताइए? भौतिक परिवर्तन। तो देखिए, अब इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है वैसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ नहीं बनते हैं। ठीक ना? भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, नया कोई भी पदार्थ नहीं बनता है। ठीक, वैसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, जिसके फलस्वरूप नया पदार्थ नहीं बनता है। केवल उस पदार्थ के अवस्था, आकार या आकृति में बदलाव होता है। केवल उस पदार्थ के अवस्था, आकार या आकृति में बदलाव होता है, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और इसमें पदार्थ अपने मूल गुणों को नहीं खोता है। जो पदार्थ का अपना मूल गुण होता है, पदार्थ का जो मूल गुण होता है वो नहीं खोता है। अब इसका उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। सबसे पहले देख लीजिए, पानी का बर्फ में जमना। पानी का बर्फ में जमना, पानी से जब बर्फ बनता है, ठीक ना, पानी से बर्फ का बनना, ठीक ना। याद कीजिए, जब आप लोग पानी को फ्रीजर में रख देते हैं, पानी को जब रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो क्या होता है, पानी वो फ्रीजर में रखने के बाद जम जाता है, क्योंकि उसमें जो है पानी को जो है उसका तापमान को कम किया जाता है और वो पानी जो है बर्फ में बन जाता है। तो बर्फ में जब बनता है तो ये बर्फ का जो अवस्था होता है वो कौन सा अवस्था होता है? ठोस अवस्था होता है। क्या होता है? ठोस। अब पानी जो है ये द्रव अवस्था में होता है, तो द्रव से ये ठोस, यानी इसका अवस्था में बदलाव होता है। क्या होता है बताइए? अवस्था में बदलाव। उसी तरह अगर बात करें मोम का पिघलना, क्या है यहाँ पे? मोम का पिघलना। अगर बात कर ले एक मोमबत्ती का, तो मोमबत्ती जब जलाते हैं तो देखिएगा कुछ मोमबत्ती तो जल के कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, वो तो अलग बात है, लेकिन वहीं पर देखिएगा कुछ जो है पिघल पिघल करके नीचे जो है वहाँ पे नीचे गिरते जाता है, ठीक ना। और वो नीचे जब गिरता है तो देखिएगा वो कुछ देर के बाद फिर ठंडा होके जम जाता है, ठीक। तो मोम का जो पिघलना है यहाँ पर उसके अवस्था में जो है सिर्फ बदलाव हुआ है। वो जो मोम पहले जो ठोस रहता है, मोम जो पहले ठोस रहता है वो पिघल के द्रव बन जाता है। पिघल के क्या बन जाता है? द्रव। उसी तरह अगर हम लोग कागज को फाड़ कर छोटे छोटे टुकड़ा में अगर कर दें, ठीक ना, कोई भी कागज उठा लो, कोई भी पेपर, उसको फाड़ दो, ठीक ना, तो वो कागज क्या रहेगा? वो बस उसका टुकड़ा हो जाएगा, छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा। यानी उसके आकार या आकृति में हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ? बदलाव कर रहे हैं, आकार आकृति में बदलाव कर रहे हैं, लेकिन उसका जो है अपना मूल गुण जो है वो नहीं खो रहा है, वो कागज का कागज ही है। उसी तरह अगर बात करें पानी से जब बर्फ बनाते हैं, पानी से जब बर्फ बनाते हैं तो पानी जो होता है, पानी से जब बर्फ बनाते हैं तो पानी जो होता है उसमें ये खुद H2O होता है, और जब इसका हम लोग बर्फ बनाते हैं तो बर्फ बनने वक्त भी ये जो होता है H2O होता है। तो पानी से ये बर्फ बना है, तो पानी से जो है ये बर्फ बनने में कोई भी इसमें रासायनिक कोई भी बदलाव नहीं होता है, कोई भी इसके रासायनिक गुण में बदलाव नहीं होता है, ठीक ना। ये पहले भी H2O था, बाद में भी क्या है? H2O ही है। उसी तरह अगर बात करें अगला एग्जाम्पल का, तो इसमें कह रहा है कोयले के बड़े पत्थर को पीट कर छोटे टुकड़े में बदलना। एक कोयला ले लो और कोयला को जो है पीट पीट करके पत्थर से तोड़ दो, उसको छोटा टुकड़ा कर दो, तब पर भी वहां पे क्या होगा? कोई भी उसके गुण में परिवर्तन नहीं होगा। बस क्या होगा? कोयला का जो बड़ा पत्थर होगा उसका आकार क्या होगा? बड़ा होगा। जब इसको पीट के छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे तो अब आकार क्या हो जाएगा? छोटा। हो सकता है उसके आकृति में भी परिवर्तन हो सकता है, पहले कुछ अलग आकृति का दिख रहा हो, जब छोटा हो जाए तो कुछ अलग आकृति का दिखे।
उसी के बाद है लकड़ी, लकड़ी को काट कर फर्नीचर बनाना। हम देखते हैं अक्सर जो ये फर्नीचर जो बनता है, फर्नीचर जैसे हो गया कुर्सी, टेबल, पलंग, चौकी, ये सब किससे से बनता है? ये बनता है लकड़ी से। लकड़ी का जो बड़ा बड़ा सिल्ली होता है उसको काट करके जो कारपेंटर होता है उसको क्या करता है, बढ़ई जो है लकड़ी से उसका फर्नीचर बनाता है। ऐसे ही नॉर्मल अगर आपको कभी अगर कुल्हाड़ी से अगर लकड़ी को काटने का मौका मिले तो लकड़ी जब काटेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि उसके कुछ रासायनिक गुण में, उसके मूल गुणों में कोई बदलाव होगा, लकड़ी लकड़ी ही रह जाएगा। लेकिन वही अगर लकड़ी को जला देंगे तो लकड़ी जलने के बाद राख बचेगा और कोयला जो है राख बचेगा और वहाँ पर गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो लकड़ी वहाँ पे जल करके पुनः फिर लकड़ी तो हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पराया जो है, जो मूल पदार्थ जो है उससे जो बदल करके बनता है पुनः उसको पाया जा सकता है। जैसे अगर बात करें पानी को जब बर्फ बनाते हैं, पानी को जब बर्फ बनाते हैं तो बर्फ बनाने के बाद बर्फ जो है पुनः पिघल जाता है, बर्फ का पिघलना। अब बर्फ पिघल के पुनः क्या बन जाता है बताइए, पानी, ये द्रव अवस्था में आ जाता है। तो इस तरह का परिवर्तन जो होता है भौतिक परिवर्तन होता है, जिसमें मूल पदार्थ जो है अपने गुण को हमेशा बनाए रखता है, उससे कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ अवस्था, आकार और आकृति में परिवर्तन होता है। उसी तरह जल का वाष्पीकरण, जल जब वाष्प बन जाता है तो याद कीजिए, आप लोग को पता होगा ये वर्षा जो होता है कैसे होता है, जो नदी तालाब ये सब का पानी होता है वो वाष्पीकरण से ऊपर बादल बन जाता है, फिर बादल से पुनः वर्षा होता है, फिर वो पानी उसी नदी तालाब में चल जाता है। तो इस तरह जल का जो होता है ये चक्र चलते रहता है, ठीक ना। जल वाष्प से बादल बनता है, बादल से फिर वर्षा होकर के फिर पानी बन जाता है। तो जल जो होता है सिर्फ अपना अवस्था में परिवर्तन करता है, ठीक ना। चाहे पानी से बर्फ बनना हो या बर्फ का पिघलना हो या जल का वाष्पीकरण हो, और फिर जल का जब वाष्पीकरण के बाद जब बादल बनता है तो उससे फिर पानी बन जाता है। तो ये जो था परिवर्तन, इस तरह परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए, अब भौतिक परिवर्तन जब हम लोग समझ लिए तो अब इससे आगे हम लोग समझते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, वैसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ बनते हैं, जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक ना। जब भी कोई नया पदार्थ बनेगा तब हम उसे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे अगर बात करें यहाँ पे कोयला, तो कोयला को जब हम लोग जलाते हैं, कोयला को जलाने पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कुछ मात्रा में जो है राख भी बच जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, मूल रूप से यहाँ पर अगर देखें बात करें तो कोयला में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, कार्बन। कोयला में पाया जाता है क्या, कार्बन। और ये जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलता है तो ये बनता है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बात यहाँ पे करें तो पहले ये क्या था बताइए, पहले ये कोयला जो था उसमें क्या था, कार्बन था, और ये जब वायु में जलाया गया, ठीक ना, तो वायु में जो उपस्थित था ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया और ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाया बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका गुण जो है अलग है। अगर बात करें यहाँ पे जो कार्बन है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन जो है इसका गुण अलग है, और ये जो ऑक्सीजन है इसका भी गुण क्या है, ऑक्सीजन का भी गुण क्या है बताइए, अलग है। तो यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों का गुण अलग है। अगर यहीं पे बात करें तो ये क्या है बताइए, सॉलिड है, और ये गैस है, और यहाँ पे ये क्या है बताइए, गैस है। तो इसमें क्या होता है, नए पदार्थ बनता है। क्या बनता है, नए पदार्थ बनता है। और जो नया पदार्थ होता है उसका गुण पुराने पदार्थ से भिन्न होता है, नए पदार्थ का गुण पुराने से भिन्न होता है, ठीक ना। ये जो नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बना है इसका गुण जो है पुराने पदार्थों के गुण से अलग है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, पुनः इस कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग ऑक्सीजन और इसको कार्बन फिर कोयला में नहीं बना सकते हैं, ठीक ना। ये जब कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैस निकल गया यहाँ से, ये कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग कोयला फिर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कुछ रासायनिक परिवर्तन यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा भी होता है जिसमें हम लोग पुनः जो है जो अभिकारक है उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें किसका, N2 गैस हो गया और H2 गैस, इसका अभिक्रिया जब हम लोग उच्च दाब पे कराते हैं तो यहाँ से अमोनिया बनता है। क्या बनता है, अमोनिया। और यह अमोनिया पुनः विघटित हो करके जो है पुनः जो है हम लोग के पास N2 नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बनता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें जो है पुनः जो पदार्थ था उसे हम लोग पा सकते हैं, लेकिन ये किसी किसी केस में होता है, किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया पे ये लागू होता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक ना। जिसमें जो उत्पाद जो बनता है वो पुनः जो है उसको परिवर्तित किया जा सकता है, किसमें, उसे
अभिकारक में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन अधिकतर जो है रासायनिक परिवर्तन जो होगा जिसमें क्या होगा, नया पदार्थ बनेगा। अधिकांश रासायनिक परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनेगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे कोयला का जलना। कोयला का जलना क्या है बताओ, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। अगर बात करें कागज, कागज का टुकड़ा ले लो और इस कागज के टुकड़े को जला दो, तो कागज के टुकड़ा को जलाएगा तो उसके बाद फिर ये कागज पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता, वो जल के राख बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से निकल जाएगा। उसी तरह अगर बात करें किसका, अगर बात करें एक मोमबत्ती का, अगर बात करो एक मोमबत्ती का, तो मोमबत्ती भी ये जलेगा और जलते जलते धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे कुछ इतना बचेगा, उसके बाद ये और जलेगा तो ये क्या होगा, थोड़ा बचेगा, और इस तरह जलते जलते ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा जल के ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से जल के ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होता है। ये जो मोमबत्ती रहता है ये जल जल के धीरे धीरे खत्म होते जाता है, और यहाँ से जो राख यहाँ से जो निकलता है, जो गैस जो यहाँ से निकलता है, वो गैस क्या होता है, वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ठीक ना। जितना भी ये जो कार्बनिक यौगिक होता है लगभग वो जल के कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही बनाता है। अगर बात करें अगर मीथेन गैस का, तो मीथेन गैस भी जब जलता है तो ये भी क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। साथ में जो है यहाँ पे प्रकाश उत्सर्जित होता है, ठीक ना, ऊर्जा यहाँ पर निकलता है, प्रकाश प्लस ऊर्जा यहाँ पे निकलता है, ठीक ना। तो उसी तरह फल का पकना, फल जब पक जाता है, फल का पकना भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। फल को पकते हुए देखें, केला लेके आओ घर में और केला को छोड़ दो 5 दिन, तो उसके बाद देखना वो पक जाएगा, और 5-6 दिन रखो तो वो सड़ जाएगा, ठीक ना। आम लेके आओ, आम जो रखेगा, कच्चा आम रखेगा तो कच्चा आम देखना धीरे धीरे पकेगा, और कुछ दिन रख दो तो वो सड़ जाएगा। तो फल जो होता है पकता है, वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। तुम लोग देखे होगे कि घर वगैरह जब बनता है तो उसमें जो है लोहा वगैरह छर लाया जाता है, ठीक ना। जब नया में छर लाया जाता है तो वो चमकीला उसका सतह होता है, उसका परत चमकीला होता है। उसके बाद घर जब बन जाता है, अब छत वगैरह देखना, छत पे जो होता है क्या होता है, कुछ कुछ जगह जो है छर निकला हुआ रहता है, कुछ कुछ जगह छर निकला हुआ रहता है। 1-2 महीना के बाद जब उसी छर को तुम देखोगे तो उस पर जो है भूरा कलर का परत जम जाएगा, भूरा कलर का वो हो जाएगा, ठीक ना। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। तो लोहे में जो जंग लगता है वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जो जंग लगता है वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन। उसी तरह दूध से जब दही बनाते हैं तो दूध से दही बनाना भी क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध में थोड़ा सा दही डाल दो, उसके बाद देखना संपूर्ण दूध जो है पूरा का पूरा दूध दही में बदल जाएगा। तो ये जो परिवर्तन है वो रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक। तो अब देखो, अब इसके बाद बात आता है सीधा रासायनिक अभिक्रिया का। किसका बात आता है, रासायनिक अभिक्रिया का। लेकिन एक बात यहाँ पे समझेंगे कि रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया होता क्या, दोनों क्या एक ही चीज है या दोनों अलग अलग है। अगर बात करें रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया का, अगर बात करें हम लोग रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया का, क्या ये दोनों चीज जो है एक ही है या अलग अलग है। तो देखो, सबसे पहले इस बात को समझो, जहां पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा होगा, वहां 100% वहां पे रासायनिक अभिक्रिया भी होगा। याद रखना, जहां पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है वहां पे तुम्हें रासायनिक अभिक्रिया भी होगा, ठीक ना। जहां पे रासायनिक परिवर्तन होगा वहां पे रासायनिक अभिक्रिया भी होगा। अब ध्यान से सुनना, जहां पर रासायनिक अभिक्रिया होगा वहां पर कुछ ना कुछ रासायनिक परिवर्तन होगा। याद रखना, जहां रासायनिक परिवर्तन होगा वहां पे रासायनिक अभिक्रिया होगा, जहां पे रासायनिक अभिक्रिया होगा वहां कुछ ना कुछ रासायनिक परिवर्तन होगा। यानी रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया जो है एक दूसरे का क्या है बताओ, पूरक। रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया जो है एक दूसरे का क्या है, पूरक। लेकिन फिर भी अगर बात करें इसमें कुछ तो भिन्नता होगा, कुछ तो इसका परिभाषा में जो होगा अलग होगा। तो हाँ, बिल्कुल एकदम अलग है। तो अब सुनो क्या अलग है। ये हो सकता है कि तुम पहली बार जान रहे हो, ठीक ना। तो याद रखना, रासायनिक परिवर्तन जो होता है ये परिणाम होता है। क्या होता है, ये परिणाम होता है। किसका परिणाम होता है, रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम होता है, ठीक ना। कहीं पर अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसका जो परिणाम होगा वही परिणाम क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया कहीं पे हो रहा है तो उसका जो परिणाम होगा वही क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन तब रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया पूरा का पूरा प्रक्रिया होता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, पूरा का पूरा एक प्रक्रिया होता है, ठीक ना।
और इसी प्रक्रिया का जो परिणाम, जो रिजल्ट आता है, इसी प्रक्रिया का जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट जो होता है वही क्या होता है, वो होता है रासायनिक परिवर्तन। फिर से मैं इसे मिटा करके एक बार तुम्हें लिख करके बताता हूं, फिर से ध्यान से समझना। देखो, जो रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है, परिणाम होता है। वो क्या होता है बताओ, परिणाम होता है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया पूरा का पूरा प्रक्रिया होता है। पूरा का पूरा क्या होता है, प्रक्रिया। यानी रासायनिक परिवर्तन को सिर्फ देख करके पता लगाया जा सकता है कि कुछ यहां पर परिवर्तन हुआ है कि नहीं, ठीक ना। कोयला को जला दो, कोयला को जला देगा तो लास्ट में क्या बचेगा, राख बचेगा। राख बचेगा और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड तुमको धुआं दिखेगा, तो इससे तुम पता चल जाएगा तुमको कि हाँ यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ है, ठीक ना। कोयला जब जलेगा तो उससे क्या बनेगा बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड, और राख कुछ बचेगा, तो वहां तुमको परिणाम जो है दिख जाएगा, और परिणाम दिखने से तुमको पता चल जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अब इस रासायनिक परिवर्तन को देख करके तुम जो है इसका कोई समीकरण नहीं लिख सकता है, ठीक ना। सिर्फ इसको देखा और पता तुमको चल गया, हाँ भाई कुछ नया पदार्थ बना है और कुछ परिवर्तन यहाँ पे हुआ है, ऐसा परिवर्तन हुआ है जिसमें नया पदार्थ बना है, ऐसा परिवर्तन हुआ है जिसमें नया पदार्थ बना है, तो वो परिणाम देख करके तुम समझ जाओगे कि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हुआ है। लेकिन अगर बात करें ये रासायनिक अभिक्रिया का, रासायनिक अभिक्रिया पूरा का पूरा एक प्रक्रिया है। अगर बात करो इसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर जुड़ता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह अगर बात करें HCl एक अम्ल है, उसी तरह NaOH जो है यहाँ पर एक क्षार है, ठीक ना। ये दोनों जब आपस में मिलता है तो बनता है NaCl प्लस H2O। अगर बात करें यहाँ पे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और NaCl जो है यहाँ पर क्या है, NaCl प्लस H2O ये उत्पाद है। अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो H है और Cl है, इसके बीच में एक बंधन है, इसके बीच में क्या है, एक बंधन, जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद इधर जो है तुमको दिख रहा है Na और Cl के बीच में बंधन हो गया। पहले वही Na जो है OH के साथ बंधन बनाया था, अब यहाँ पे NaCl के साथ बनाए हुए। जो यहाँ पर हाइड्रोजन है ये जो है इसके OH के साथ चले गया है और ये बना लिया क्या, H2O। तो इसमें क्या होता है, याद रखना, जो भी तुम्हारा रासायनिक अभिक्रिया होगा, जो HCl प्लस NaOH, इसमें क्या बना बताओ, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। तो याद रखना इसमें जो पुराना बंधन होता है, ठीक ना, इसमें याद रखने वाली बात यही है कि इसका जो पुराना बंधन है, ठीक ना, पुराना बंधन इसमें टूटता है, पुराना बंधन टूटता है और इसमें नया बंधन बनता है। क्या होता है बताओ, नया बंधन बनता है। क्या बनता है बताओ, नया बंधन बनता है, ठीक ना। पुराना बंधन टूट जाता है, इसमें नया बंधन बनता है। यह एक पूरा प्रक्रिया होता है, ठीक ना। यह हो सकता है कुछ अभिक्रिया बहुत धीरे हो और कुछ अभिक्रिया क्या हो, बहुत फास्ट हो। अगर यहीं पे बात करेगा, अगर कोयला को अगर जलाएगा, कोयला को अगर जला दे, ठीक ना, तो कोयला जब जलाएंगे तो धीरे धीरे जलेगा, कोयला जब जलाएंगे तो ये धीरे धीरे जलेगा। लेकिन यहीं पे अगर पेट्रोल जलाओगे तो पेट्रोल बहुत फास्ट जलेगा, बहुत फास्ट चलेगा। तो ये प्रक्रिया हुआ, प्रक्रिया में यही समझेंगे कि किसी में जो है कोई अभिक्रिया धीमी गति से हो सकता है, कोई अभिक्रिया अधिक गति से हो सकता है। तो यही मोटा मोटी जो बात था, यही हम लोग समझ गए कि रासायनिक परिवर्तन जो है और रासायनिक अभिक्रिया दोनों है तो एक ही चीज, दोनों है एक ही चीज, दोनों जब भी होगा एक ही साथ होगा, ठीक ना। दोनों एक दूसरे क्या है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। लेकिन फिर भी अंतर ये है कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, परिणाम है, लेकिन यही जो रासायनिक अभिक्रिया है ये एक प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है, फुल प्रोसेस है, ठीक ना। देखो, जब तुम चावल दाल ये सब जो लेकर के जब बनाओगे, मान लो खिचड़ी, तो खिचड़ी बन गया, चावल दाल मम्मी बनाई, चावल दाल से खिचड़ी बनाई और खिचड़ी तुमको बना के दे दी, तुमको दिख गया हाँ भाई खिचड़ी बन गया, तो वो खिचड़ी तुम्हारा क्या है, परिणाम, ठीक ना। तो वो हो गया रासायनिक परिवर्तन की चावल दाल से जो है ना खिचड़ी बना दिया गया। लेकिन मम्मी जो वहाँ पूरा प्रोसेस जो देख रही थी, चावल कुकर में डाली, दाल डाली, उसके बाद उसमें नमक, हल्दी, तेल ये सब डाली, उसके बाद पूरा प्रोसेस हुआ, कुकर में जो है सीटी 1 2 3 लगा, उसके बाद जाके खिचड़ी बना, खिचड़ी में छौंका लगाया गया। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो क्या हो गया, वो रासायनिक अभिक्रिया हो गया। पूरा प्रोसेस क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन तुम जो देखा कि चावल दाल से सीधा जो है खिचड़ी बन गया, वो क्या था, तुम्हारा परिणाम था, ठीक ना। तो याद रखना, जहां भी रासायनिक अभिक्रिया होगा वहां जो है
पूरा प्रक्रिया के बाद कुछ ना कुछ परिणाम आएगा, और वही परिणाम क्या है? रासायनिक परिवर्तन। या इसको ऐसे समझो कि रासायनिक परिवर्तन जहां होता है, ठीक ना, वहां कुछ ना कुछ परिणाम मिलता है। तो ये परिणाम जो मिला है किसी प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद मिला है, और यही जो प्रक्रिया है वो रासायनिक अभिक्रिया है। यानी ये एक दूसरे क्या है? ये दोनों एक दूसरे के पूरक। ये दोनों एक दूसरे क्या है? पूरक। तो इतना जब समझ गए, चलो आगे हम लोग देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि वैसा प्रक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक ना, इसको सिंपल भाषा में ये लिख सकते हैं, वैसा प्रक्रिया। चलो एक पेज लेकर के वहां पे लिख देते हैं, ठीक ना, रासायनिक अभिक्रिया। इसका एक परिभाषा ये भी बन सकता है रासायनिक अभिक्रिया का, वैसा प्रक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। चलो अब जो ये डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है वो पढ़ लो। तो इसमें क्या कह रहा है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करके भिन्न गुण वाले, ठीक ना, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ बनाते हैं, तब ऐसी क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। वही बात यहां पर है, कोई ना कोई एक क्या होगा? क्रिया होगा, और उस क्रिया में क्या होगा? नया पदार्थ बनेगा। उसमें क्या होगा? नया पदार्थ बनेगा। और हमको पता है कि रासायनिक परिवर्तन ही है ऐसा परिवर्तन है जिसमें रासायनिक परिवर्तन के बाद नया पदार्थ बनता है, ठीक ना। फिर से देख लो रासायनिक प्रक्रिया, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ बनाते हैं, तब ऐसी क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब एनसीईआरटी जो बुक है उसका सबसे फेमस एग्जाम्पल जो है ये वाला पहला एग्जाम्पल, ठीक ना, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण मिलता है। मैग्नीशियम जो है एक क्या है बताओ? मैग्नीशियम एक धातु है। मैग्नीशियम एक क्या है? धातु। इस धातु को जब हम लोग जलाते हैं तो वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन रहता है, इस ऑक्सीजन से संयोग करके ये जो मैग्नीशियम जब जलता है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके ये बना लेता है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है बताओ? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इसका अगर हम लोग समीकरण लिखना चाहे तो समीकरण आगे हम तुम लोग को लिख करके सिखाएंगे, ठीक ना। ये देखो इसका समीकरण हो जाएगा Mg+O2 और बन जाएगा MgO। यहाँ पर हम शब्द में लिखे हुए हैं, आगे चल के तुमको समीकरण बनाने भी सिखाएंगे और समीकरण लिखने भी सिखाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हम जो है समीकरण इसका लिख दिए, ये Mg+O2 मिलके बन गया क्या? MgO। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। तो आगे देखो, आगे और भी एग्जाम्पल है, जैसे ये जो श्वसन की जो क्रिया है, ठीक ना, श्वसन की जो क्रिया है वो भी अभिक्रिया है, ठीक ना। हम लोग जो सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद क्या होता है? ऑक्सीजन पहुंचता है हमारे कोशिका में। ये जो ऑक्सीजन जो है हमारे कोशिका में पहुंचता है, और कोशिका में जो उपस्थित ग्लूकोज रहता है, यह ग्लूकोज वहां पे टूटता है, और ग्लूकोज टूटकर वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है, और बहुत सारा ऊर्जा वहां पे उत्सर्जित करता है। और इसी ऊर्जा के मदद से हम लोग, सेल जो है हमारा जिंदा रहता है, सेल जो है अपना कार्य करते रहता है। यानी श्वसन की क्रिया जो है वो एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। उसमें जो ग्लूकोज रहता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है और साथ में ऊर्जा मुक्त करता है। अब सांस जब लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और सांस जब छोड़ते हैं हम लोग तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ठीक इसी प्रकार अगर बात करें, जो पौधा होता है, ये जो तुमको दिख रहा है हरा हरा जो पौधा सब दिखता है, ये जो हरी पत्ती जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया कर रहा होता है, ठीक ना। कुछ बैक्टीरिया भी प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया करता है। इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में पौधा करता क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है किससे? वायुमंडल से, और अपने जो है जड़ से जल लेता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मदद से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। लेकिन इस अभिक्रिया को संपन्न होने में सूर्य के प्रकाश का उपस्थिति चाहिए। पेड़ पौधा जो है उसके पास तो और कोई एनर्जी का स्रोत है नहीं, उष्मा कहीं से ले, तो वो जो है सूर्य पे निर्भर करता है। तो सूर्य के प्रकाश में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। क्या बनाता है बताओ? ग्लूकोज और ऑक्सीजन।
ठीक। और यही ऑक्सीजन जो है पेड़ पौधा जो है छोड़ता है, ठीक ना, कब, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में, और उसको ग्लूकोज मिल जाता है, ग्लूकोज इसी से उसका जीवन यापन होता है। चलो अब अगर बात करें, चूना पत्थर को गर्म किया जाता है तो उससे क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक ना। CaCO3 जब इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ताप इसमें देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कली चूना बन जाएगा, CaO कली चूना है, और ये क्या हो गया तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कली चूना को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और ये CO2 तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक ना। CaCO3 क्या हो गया, चूना पत्थर, ये क्या है, चूना पत्थर, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, चूना पत्थर, ठीक ना। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक ना, ऐसा ऐसा क्या है बताओ, बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे ये आगे एग्जाम्पल देख लो, और श्वसन की अभिक्रिया हो गया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो गया, लोहे में जंग लगना, लोहा में जो जंग लगता है, लोहा में जंग लगना भी एक अभिक्रिया हुआ। उसी तरह दहन, जब कार्बन जब जलता है ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, चाहे वो कोयला जले तो भी कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अगर बात करें वहीं पे क्या, लकड़ी अगर जलेगा तो लकड़ी जलने से भी क्या मिलेगा बताओ, वहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड देगा। उसी तरह आगे अगर बात करें, भोजन का पचना भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। भोजन का दुर्गंधित होना, भोजन जब खराब हो जाता है तो वो दुर्गंध फैलाता है, ठीक ना, भोजन का दुर्गंधित होना वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। फल का पकना वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। आम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया है वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। कपड़ों का ब्लीचिंग करना वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। कठोर और मुलायम जल में साबुन की अभिक्रिया वो भी रासायनिक अभिक्रिया। तो इस तरह रासायनिक अभिक्रिया हम लोग देख लिए। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया का जो है हम लोग गुण आगे देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्या देखेंगे हम लोग, गुण, ठीक ना। तो ये गुण जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग का मेन मकसद था समझना क्या, 3 चीज समझना था। एक तो हम लोग रासायनिक परिवर्तन समझे, दूसरा हम लोग रासायनिक अभिक्रिया समझे, और एक जो चीज़ था वो हम लोग देखे भौतिक परिवर्तन। यानी हम लोग भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया देख लिए। तो अगर वीडियो अगर पसंद आया होगा, ठीक ना, इतना अगर समझा दिए हैं तुमको तो वीडियो तो पसंद आना ही चाहिए, ठीक ना। लास्ट तक अगर देखे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से तुम्हारा शुक्रिया, हम ही खुद तुम्हारा शुक्रिया कर रहे हैं, ठीक ना, कि तुम लास्ट तक वीडियो देखे हो। अगर इसी तरह तुम अगर इस पूरे चैप्टर का अगर वीडियो देखोगे, ठीक ना, जो शॉर्ट्स जो हम डाल रहे हैं उसको देखोगे तो तुमको पूरी इस चैप्टर का जो है एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा। और फिर जब एग्जाम के लिए तब तुम लास्ट में तैयारी करोगे तो एग्जाम के टाइम में तुमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये चैप्टर जब हम खत्म कर लेंगे तो कम से कम 100 MCQ सिर्फ इस चैप्टर से देखेंगे, लगभग 100 MCQ देखेंगे। इसी चैप्टर में जो है हम लोग देखेंगे क्या, रासायनिक समीकरण। हम लोग कम से कम रासायनिक समीकरण जो है वो भी कम से कम 50 रासायनिक समीकरण देखेंगे। अगर बात करें असंतुलित से संतुलित बनाने का, तो असंतुलित से संतुलित भी कम से कम हम 30 एग्जाम्पल तुम लोग को कराएंगे, ठीक ना। आगे कम से कम 30 एग्जाम्पल, इतना एग्जाम्पल करा देंगे कि कभी तुम लोग को है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो इसी तरह पढ़ते रहो, ठीक ना, वीडियो लेक्चर देखते रहो, वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हमारा मैथ का भी प्लेलिस्ट जो है वो भी है, उसको भी देखो, ठीक ना। और ये साइंस का जो है प्लेलिस्ट, विज्ञान का ये सारा बना हुआ है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और बायो का, सबको तुमको देखना है, ठीक ना। और लाइव क्लास भी आएगा। उसके बाद हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे अभी जो है इस साल 2026 के एग्जाम तक सब कुछ फ्री रहेगा, ठीक ना। हम लोग अभी कोई भी कोर्स जो है, कोर्स रुपया में नहीं बेच रहे हैं, सारा का सारा चीज़ तुमको फ्री में मिलने वाला है। जो भी चीज़ तुमको 2026 के एग्जाम तक जो है तुम्हारे लिए सब कुछ फ्री रहेगा, बिल्कुल भी तुमको रुपया नहीं लगने वाला है। चाहे तुम्हारा ये नोट्स हो, या तुम्हारा क्वेश्चन बैंक हो, या तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा एक भी रुपया नहीं लगने वाला। तुम टेस्ट दो या कुछ भी दो, ठीक ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।